25 दिसंबर 2025 की रात थी। शहर में सर्द हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। तापमान गिरकर 3 डिग्री पर अटक गया था। बड़े बड़े मॉल, चर्च और मार्केट इलाकों में क्रिसमस की रोशनी चमक रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, सड़कों का सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। शहर के पुराने बस स्टैंड पर एक लंबा और शांत प्लेटफॉर्म था, जहां बसें आम दिनों में भी कम आती थीं। रात के 11:45 बज चुके थे। बस स्टैंड की ट्यूबलाइट आधी झिलमिला रही थी। चाय वाले की दुकान बंद हो चुकी थी। गार्ड ऊँग रहा था और बीच बीच में हाथ मलकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। यही वह जगह थी जहां रवि 27 साल का एक साधारण युवक रोज अपनी नाइट शिफ्ट के बाद आता था। आज भी वह उसी तरह इंतजार कर रहा था। लेकिन आज का इंतजार बाकी रातों जैसा नहीं था। आज सन्नाटा बहुत ज्यादा था, जैसे हवा में कोई अनकही बेचैनी तैर रही हो। रवि ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब। उसने आसमान की तरफ देखा। सफेद धुंध आसमान में ऐसे लटका हुआ था जैसे रात ने ठंड को खुद अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। रवि हल्का सा कांपा। कोई और यात्री नहीं था, कोई बात करने वाला भी नहीं। उसी वक्त बस स्टैंड के दूसरे छोर पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ठक। रवि चौंक गया। आवाज साफ थी, लेकिन अंधेरा गहरा था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कुछ पल की चुप्पी और फिर एक कमजोर सी आवाज। बेटा, मदद करोगे? रवि फौरन उधर बढ़ा। एक बुजुर्ग व्यक्ति फर्श पर गिरे पड़े थे। उनका कोट फटा हुआ था, बाल बिखरे हुए, हाथ कांप रहे थे। उम्र लगभग 70 से ऊपर ही लग रही थी। चेहरे पर ऐसी थकावट थी मानो कई रातों से सोए न हों। रवि ने उन्हें संभाला और पास की बेंच पर बैठाया। चाचा जी, ठीक हैं? गिर कैसे गए? बुजुर्ग ने हांफते हुए कहा। मैं बस का इंतजार कर रहा था, पैर फिसल गया। आज बहुत ठंड है बेटा, हड्डियां जवाब दे रही हैं। रवि ने अपना जैकेट उतारकर उनके कंधे पर डाल दिया। बुजुर्ग की आंखों में हल्की नमी तैर गई। धीरे बोलिए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? रवि ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं, पर आज की रात बहुत भारी है मेरे लिए। उनकी आवाज में ऐसी कंपी थी जैसे सिर्फ ठंड नहीं, डर भी अंदर तक बैठा हुआ हो। रवि ने सोचा, शायद कोई भावुक बात होगी, शायद अकेलापन, शायद बुजुर्ग बीमार हों। लेकिन उसकी समझ से बाहर था कि एक बुजुर्ग अजनबी आखिर इस सुनसान रात में किससे इतना डरा हुआ था। तभी दूर से बस की आवाज आई। ब्रेक की चीख, इंजन की गरज। पुरानी, आखिरी बस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। अरे भाई, आखिरी बस है, चढ़ना हो तो चढ़ जाओ। रवि ने बुजुर्ग के हाथ थाम कर कहा, आइए चाचा, मैं आपके साथ चलता हूं। दोनों धीरे धीरे बस में चढ़ गए। बस लगभग खाली थी। केवल 3 सीटें लाइट के नीचे चमक रही थीं। बाकी सब पीछे अंधेरे में डूबी थीं। रवि और बुजुर्ग आगे की सीट पर बैठे। बस की खिड़कियों पर धुंध जम चुकी थी। सड़कें खाली, लाइटें पीली, हवा गाढ़ी। बस चल पड़ी। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। बस की आवाज, सड़क का कंपन, खिड़की की हल्की थरथराहट, सब मिलकर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रहे थे। फिर अचानक बुजुर्ग ने बड़ा धीमे और टूटे हुए स्वर में कहा, बेटा, अगर आज तुम नहीं मिलते तो शायद मैं सुबह न देख पाता। रवि ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब चाचा जी? किस बात की चिंता है आपको? बुजुर्ग कंपाती सांस लेते बोले, मैं अपने घर से नहीं आया, मुझे लाया गया था। रवि का दिल एक पल के लिए थम सा गया। लाया गया मतलब? बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर अंधेरे को गहरी नजरों सौ से देखते हुए कहा, मेरी पेंशन, मेरी जिंदगी भर की कमाई, उन्होंने सब ले ली बेटा। रवि का माथा सिकुड़ गया। कौन? बुजुर्ग की आवाज टूटती हुई सी। 3 आदमी 3 दिन पहले मुझे उठाकर ले गए थे, धमकी दी कि मेरे बेटे को मार देंगे। रवि के हाथ कांप गए। पूरी बस की हवा अचानक भारी और डरावनी लगने लगी। सन्नाटा इतना घना हो गया जैसे हवा तक सुन रही हो। चाचा जी, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? बुजुर्ग धीरे से हंसे। वह हंसी ऐसी थी जिसमें दर्द, मजबूरी और बेबसी सब थे। बेटा, बूढ़े की बात कौन सुनता है? ऊपर से उन्होंने कहा था 25 दिसंबर की रात, यानी आज फिर आएंगे। रवि की सांस जैसे किसी ने रोक ली। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग आगे बोले, उन्होंने कहा था अगर पेंशन का बाकी पैसा नहीं दिया तो इस बार सीधे मेरे बेटे को उठाएंगे। रवि ने डरते हुए पूछा,
आज आज आप कहां जा रहे थे? बुजुर्ग ने धीमे से कहा। छिपने, लेकिन जहां भी जाऊं वो मुझे ढूंढ लेते हैं। बस तभी अचानक एक वीरान मोड़ पर मुड़ी। सड़क बिल्कुल खाली, लाइटों का साया अंधेरे में लंबा खींच रहा था और तभी बस के बाहर दो परछाइयां दिखाई दी, बिल्कुल उसी रास्ते पर जहां कोई इंसान रात को खड़ा नहीं होता। बुजुर्ग ने तुरंत रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज फटी हुई थी। बेटा, वो लोग हैं। रवि की आंखें फैल गईं। सारी बस जैसे एक पल के लिए ठहर गई। सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। बस जैसे ही सुनसान मोड़ पर पहुंची, सड़क पर पीली लाइट का आखिरी खंभा पीछे छूटने लगा। आगे गहरा अंधेरा था, मानो किसी ने रात को काला कपड़ा ओढ़ा दिया हो। इसी अंधेरे में रवि ने दो लंबी परछाइयां देखी, पहले दूर फिर तेजी से पास आती हुई। बुजुर्ग के कांपते हाथ रवि की कलाई से चिपक गए। बेटा, मत उतरो, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। रवि ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कांच पर जमी धुंध ने सब धुंधला कर रखा था। उसने हाथ से शीशा पोंछा और जो दिखा उससे उसके सीने में जैसे बिजली दौड़ गई। दो आदमी थोड़ी दूरी पर सड़क के बिल्कुल बीच में खड़े थे। अंधेरा उनका चेहरा निगल चुका था, पर उनकी चाल, उनका ठहराव स्पष्ट था। वे इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर ने बस धीमी की। उसकी आवाज आई, ये कौन खड़े हैं रात में? रास्ता रोक रखा है। रवि कुछ बोल पाता, इससे पहले बुजुर्ग की टूटी आवाज गूंजी, यही हैं बेटा, इन्हीं ने मुझे उठाया था। रवि का शरीर सुन्न हो गया, दिल धक धक धक, कान के पास टाइम बम की तरह धड़कने लगा। बस अब बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और तभी उनमें से एक आदमी ने हाथ उठाकर बस रोकने का इशारा किया। बस रुक गई। ड्राइवर झुंझला गया। ये बदमाश लोग होंगे, इस रास्ते पर ऐसे ही परेशान करते हैं। पर आज मामला साधारण नहीं था। दोनों आदमी तेज कदमों से बस की तरफ आने लगे। उनके जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी, टक टक टक। रवि ने बुजुर्ग से पूछा, चाचा, अगर ये लोग आपको ढूंढ रहे हैं तो फिर आप अकेले क्यों थे? आपके बेटे ने मदद नहीं की? बुजुर्ग ने आंखें झुका ली। वह चुप रहे। उनकी सांसें अभी भी टूटी हुई थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। बस का दरवाजा खुल चुका था। पहला आदमी ऊपर चढ़ा। लंबा, काला जैकेट, आंखों में नशे की लाल चमक। उसके पीछे दूसरा, थोड़ा छोटा मगर हाथ में कुछ छुपाए हुए। रवि ने गौर किया, वह चाकू था। रवि का गला सूख गया। पहले आदमी ने बस में नजर दौड़ाई। उसकी नजर बुजुर्ग पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। अरे बूढ़े ने बड़ी कोशिश कर ली भागने की, सोचा आज बच जाओगे। बुजुर्ग का शरीर सिमट गया। रवि के सामने एक डरता हुआ बच्चा सा लग रहा था। दूसरा आदमी चाकू को जेब में दबाते हुए आगे बढ़ा। चल, पैसे दे, आज आखिरी दिन है, हमेशा नहीं भाग पाएगा। रवि ने बीच में हाथ रखा। किसके पैसे? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? पहले आदमी ने गुर्राते हुए रवि को घूरा। तू बीच में मत पड़। और अगर पढ़ूं, रवि ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी उभर आई। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक अकेला यात्री विरोध करेगा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर पहला आदमी बोला, बहुत दिलदार बन रहा है। ये बूढ़ा तो खुद कह रहा था, पैसे ले लो, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। रवि चौंका। आपके बेटे को? बुजुर्ग ने बोलने की कोशिश की, लेकिन डर से शब्द अटक गए। पहला आदमी हंस पड़ा। हाँ, इसके बेटे की हालत ऐसी है कि हम उंगली उठाएं तो ये गिर पड़ता है। बेटा है कहां? पता भी नहीं इसे। और यह पागल अपनी आधी पेंशन निकालकर हमें दे चुका है, अब आधी बाकी है। रवि ने बुजुर्ग की तरफ देखा। चाचा, क्या ये सच है? बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। उनका चेहरा दर्द की मिट्टी से ढका था। मैं मजबूर था बेटा, बेटे को खो देना नहीं चाहता था। पर आपका बेटा है कहां? रवि ने पूछा। बुजुर्ग की चुप्पी में जितना दर्द था उतना ही रहस्य भी। तभी चाकू वाले आदमी ने झुंझलाकर कहा, बहुत हो गया, लाओ पैसे, नहीं तो रात लंबी हो जाएगी तुम्हारी। वह आगे बढ़ा और बुजुर्ग की कॉलर पकड़ने ही वाला था कि रवि बीच में आ गया। हथियार नीचे रखो। रवि की आंखें गुस्से से लाल थीं। चाकू वाला आदमी हंस पड़ा। तेरे जैसे कितने आए हैं हीरो बनने, 2 मिनट में हवा निकल जाती है। उसने चाकू बाहर निकाल लिया। रवि अब डर रहा था, पर पीछे हटने को तैयार नहीं। ड्राइवर घबराकर बोला, मैं पुलिस को फोन करता हूं। पहले आदमी ने चाकू लहराते हुए चिल्लाया।
अगर किसी ने फोन किया तो पहले इसे मारूंगा। बस के अंदर दहशत फैल गई। हर आवाज जैसे फंस गई हो। बुजुर्ग रोते हुए बोले, बेटा छोड़ दे, मेरे लिए अपनी जान को खतरे में मत डाल। पर रवि नहीं हटा। कभी कभी इंसान खुद नहीं जानता कि उसके अंदर कितनी हिम्मत छिपी है, जब तक कोई निर्दोष उसकी आंखों के सामने रोता ना हो। चाकू वाला आदमी अब एक कदम दूर था। रवि ने मुठ्ठियां भींच ली। उसकी सांसें तेज थीं। दोनों आमने सामने। दहशत का पल। और तभी बस के बाहर जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने लोहे पर जोर से हथौड़ा मारा हो। चारों चौंक गए। दूसरी आवाज आई, धम। पहला गुंडा परेशान होकर बाहर देखने लगा। कौन है? किसने मारा? बस के बाहर कोई था, कोई जो अभी अभी आया था, कोई जिसकी उपस्थिति ने दोनों गुंडों के चेहरे की रंगत उड़ा दी। लेकिन वह कौन? रवि, बुजुर्ग, ड्राइवर, सभी की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। छाया धीरे धीरे बस के दरवाजे की ओर बढ़ी। बस के भीतर दहशत का माहौल था। चाकू वाला आदमी संभल कर खड़ा था और पहला गुंडा घबराकर खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे। रवि की मुट्ठियां भींची हुई थीं, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। अचानक बस के दरवाजे पर एक छाया आकर रुकी। वह छाया इतनी स्थिर, इतनी भारी थी कि बस के अंदर बैठे लोग उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, बस खामोशी का एक डरावना पहाड़। चाकू वाले आदमी की आवाज फंस गई। कौन है? दरवाजे के पास लगी छोटी पीली लाइट हिलने लगी। कुछ धीमे कदमों की आवाज, और फिर दरवाजे से भीतर आया एक पुलिस वाला। लेकिन यह कोई साधारण पुलिसकर्मी नहीं था। कद लंबा, चेहरा कठोर, आंखें रात के अंधेरे जैसी गहरी। उसकी वर्दी पर धूल और बारिश के निशान थे, मानो वह अभी अभी किसी पीछा करने वाली दौड़ से आया हो। हाथ में टॉर्च थी, जिसे उसने दोनों गुंडों के चेहरे पर डाला। टॉर्च की तेज रोशनी से दोनों अपने चेहरे छुपाने लगे। पुलिस वाले ने सख्त स्वर में पूछा, ये क्या है? दोनों गुंडों के चेहरे की हवा निकल गई। चाकू वाला आदमी घबराया, लेकिन धमकी देने की कोशिश की। यह हमारा मामला है, तू बीच में मत पड़। पुलिस वाला धीरे से करीब आया। उसकी चाल में एक अजीब आत्मविश्वास, एक खामोश आग थी। वह बोला, मुझे लगता है तुमने अपनी औकात भूल ली है। यह सार्वजनिक बस है, कोई अड्डा नहीं। उसने पीछे खड़े ड्राइवर से पूछा, सब ठीक है? किसने कांपते हुए हार्न दिया था? ड्राइवर ने कांपते हाथ से बुजुर्ग की तरफ इशारा किया और फिर रवि की ओर। इन दोनों को ये लोग धमका रहे थे। हथियार भी निकाला था साहब। पुलिस वाले की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत चाकू वाले पर टॉर्च मारी। वह चौंक कर पीछे हट गया। हथियार नीचे रखो, नहीं तो, चाकू वाला आदमी बोला, लेकिन उसकी आवाज अब उतनी तेज नहीं थी। पुलिस वाला एक कदम और करीब आया। अब उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। उसकी जबड़े की रेखा कसी हुई थी, आंखें बिल्कुल स्थिर। नहीं तो मैं 30 सेकंड में तेरी हड्डियां गिनवा दूंगा। यह आवाज धीमी थी, पर उसमें ऐसी दहाड़ छुपी थी कि दोनों गुंडे कांप गए। पहला आदमी बोला, हम तो बस पैसों का हिसाब। पुलिस वाला बीच में ही गरज पड़ा, पैसा? हिसाब? इस उम्र के आदमी को धमका रहे हो? उसकी पेंशन छीन रहे हो? फिर उसने तेज स्वर में ड्राइवर को कहा, गेट बंद करो। ड्राइवर ने फौरन गेट बंद कर दिए। अब बस के भीतर से कोई भाग नहीं सकता था। पुलिस वाला आगे बढ़ा और चाकू वाले की कलाई पर जोर का झटका मारा। चाकू जमीन पर गिर गया। दूसरा गुंडा भागने के लिए पीछे हटने लगा, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी गर्दन पकड़कर धक्का मारा। वह सीट पर गिर पड़ा। रवि की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला पुलिस वाला इतने खतरनाक लोगों को कुछ सेकंड में काबू में कर रहा था। लेकिन कहानी की असली सच्चाई अभी बाकी थी। पुलिस वाले ने चाकू उठाया और चाकू वाले को घूर कर बोला, कितने दिन से कर रहे हो ये सब? चाकू वाला कांपते हुए बोला, हमने सिर्फ। चुप! पुलिस वाले की दहाड़ गूंजी। तुम लोग पिछले 3 महीनों से बुजुर्गों को निशाना बना रहे हो। हर महीने पेंशन वाले दिन बाहर घात लगाकर खड़े हो जाते हो। रवि दंग रह गया। उसे लगा उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पुलिस वाले ने बुजुर्ग के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें भर आईं। क्या नाम है आपका? पुलिस वाले ने पूछा। बुजुर्ग धीरे बोले, जी रामस्वरूप। चाचा डरिए मत, अब आप सुरक्षित हैं। रामस्वरूप जी रो पड़े। मैं बहुत परेशान था बेटे। उन्होंने कहा था अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे बेटे को मार देंगे। मैंने सब निकाल दिया था।
अब जो बचे थे वो देने जा रहा था। पुलिस वाले ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान दर्द भरी थी। चाचा, आपका बेटा कहाँ है? रामस्वरूप जी की आवाज टूट गई। 3 महीने पहले खो गया साहब। मुझे नहीं पता वो जिंदा है भी या नहीं। रवि का दिल एकदम पिघल गया। सच्चाई बिजली की तरह गिरी। गुंडों की धमकी, पेंशन का डर, बेटे की तलाश, सब मिलकर इस बूढ़े इंसान को अंदर तक तोड़ चुके थे। पुलिस वाला अब समझ चुका था, यह सिर्फ लूट का केस नहीं, एक अकेले बुजुर्ग की असहाय लड़ाई थी। उसने ड्राइवर से कहा, पुलिस स्टेशन को खबर भेजो, और तुम दोनों। वह गुंडों की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी आजाद रात है। दोनों गुंडों 2 को सीटों से बांध दिया गया। रवि आगे आया और पुलिस वाले से बोला, साहब, आप सही समय पर आए, वरना। पुलिस वाले ने उसकी ओर देखा। मैंने हार्न सुना था। इस रूट पर आज पेट्रोलिंग मेरी थी। भगवान का शुक्र है समय पर पहुंच गया। फिर थोड़ा रुककर बोला, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मुझे लगता है चाचा की असली मुसीबत कुछ और है। रवि हैरान, क्या मतलब? पुलिस वाले की निगाहें गहरी थीं। उन्होंने कहा, उनका बेटा 3 महीने से गायब है, और यह अचानक हो जाना संयोग नहीं हो सकता। कुछ बहुत गलत हो रहा है। रामस्वरूप जी की आंखें दहशत, उम्मीद और दुख से भरी थीं। पुलिस वाला बोला, चाचा, आपका बेटा शायद खतरे में नहीं था, बल्कि उन्हीं लोगों के पीछे कोई और था। बस में सन्नाटा पसर गया। कहानी का असली सस्पेंस अभी खुलना बाकी था। बस अब पूरी तरह शांत थी। गुंडों को सीटों से बांधा जा चुका था। ड्राइवर फोन पर पुलिस स्टेशन को सूचना दे रहा था। ठंडी हवा बस की खिड़कियों पर धुंध बना रही थी। पुलिस वाला, जिसका नाम अभी भी किसी ने नहीं पूछा था, धीरे धीरे रामस्वरूप जी के समानांतर बैठा। उसकी आवाज पहले जैसी सख्त नहीं थी। इस बार उसमें एक तरह की गंभीरता थी, जैसे वह किसी पहेली को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। चाचा, उसने धीमे कहा, जरा शुरुआत से बताइए, आपका बेटा कब, कैसे गायब हुआ? रामस्वरूप जी ने कपकपाते हाथों से दुपट्टा ठीक किया और गहरी सांस ली। 3 महीने पहले 25 सितंबर को वो घर से निकला था। कहा था कि काम से देर हो जाएगी। उसके बाद वह वापस नहीं आया। रवि का गला सूख गया। आपने पुलिस में शिकायत की थी? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, की थी, लेकिन पुलिस ने कहा लड़का बड़ा है, खुद ही लौट आएगा। फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने खोज बंद कर दी। पुलिस वाले की आंखों में निराशा उतर आई। किस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? साहब, सिटी थाना, जहां बड़े बड़े केस जाते हैं। वहीं के एक हवलदार ने कहा था, जाकर घर बैठो, जब आएगा तब आएगा। रवि को गुस्सा आया। किसी का बेटा गायब हो जाए तो ऐसे जवाब मिलते हैं क्या? पुलिस वाला कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने बुजुर्ग की ओर गहरी नजरों से देखा। चाचा, क्या आपके बेटे का किसी से झगड़ा था? कोई कर्ज, किसी गलत संगत के बारे में कोई अंदेशा? रामस्वरूप जी ने मजबूरी से सिर हिलाया। नहीं, वो तो बहुत शरीफ लड़का था साहब। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। बस थोड़ा परेशान रहता था, नौकरी न होने के कारण। पुलिस वाले ने सिर झुकाया। और आखिरी बार किसे बताया था कि वो कहां जा रहा है? उस दिन उसने एक फोन किया था। बहुत डरा हुआ लग रहा था। कह रहा था, बाबा, अगर मैं देर से आऊं तो चिंता मत करना, मैं ठीक हूं। और फोन कट गया। उसका गला रुंध गया। उसके बाद सिर्फ अजनबी नंबरों से धमकी भरे कॉल आए कि पेंशन निकाल दो, वरना तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा लग रहा था। गुंडे, बुजुर्ग की पेंशन, गायब बेटा, और अब पुलिस वाले का नया शक। पुलिस वाला अचानक उठा। उसने गुंडों की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, सच सच बताओ, तुम लोगों को किसने भेजा था? चाकू वाला आदमी घबरा कर बोला, हमको कुछ नहीं पता साहब। बस एक आदमी ने कहा था कि बूढ़े को डराओ, बस इतना ही। कौन आदमी? उसका नाम नहीं पता। सब उसे कर्नल कहते थे। यह नाम एकदम भारी था। रवि और ड्राइवर दोनों सन्न रह गए। पुलिस वाला उनकी आंखों में देखते हुए बोला, कर्नल, इस इलाके के सबसे बड़े अवैध गैंग का दिमाग। उसके हाथ कई गुमशुदा मामलों में लगे हैं, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। बस के भीतर एक ठंडी खामोशी फैल गई। रामस्वरूप जी बुझी हुई आवाज में बोले, क्या मेरा बेटा भी उन्हीं के पास? पुलिस वाले ने उनके कांपते कंधे पर हाथ रखा।
हो सकता है चाचा, या हो सकता है उन्होंने आपके बेटे का नाम लेकर आपको डराया हो। रवि झट से बोला। तो हम क्या करें? इस रात इन हालात में बुजुर्ग को कहां ले जाएं? पुलिस वाले ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज की रात कोई अकेला नहीं जाएगा। उसने ड्राइवर को आदेश दिया, बस को चौकी की तरफ मोड़ो, अभी मुख्य सड़क पर नहीं जाना। कर्नल के आदमी हो सकता है बाहर घात लगाए बैठे हों। ड्राइवर ने घबराकर सिर हिलाया और इंजन स्टार्ट किया। बस धीरे धीरे सुनसान गलियों में मुड़ने लगी। लेकिन तभी बस के सामने अचानक एक काली एसयूवी आकर रुकी। तेज ब्रेकों की कर्कश आवाज और बस हिलकर रुक गई। ड्राइवर चीख पड़ा, साहब रास्ता बंद हो गया। पुलिस वाला फौरन आगे बढ़ा। एसयूवी के काले शीशों में अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, यह कोई सामान्य गाड़ी नहीं थी। नंबर प्लेट टूटी हुई थी, गाड़ी पर खरोंचें थीं और सामने की हेडलाइट आधी फूटी हुई थी। एसयूवी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबा आदमी बाहर उतरा, काले कपड़े, काली टोपी और चेहरा आधा स्कार्फ से ढका हुआ। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, किसी को कॉल किया और उसी वक्त बस की हेडलाइटें गिरती रोशनी में कांप उठी। पुलिस वाला समझ गया यह संयोग नहीं था। वह बस के बिल्कुल आगे खड़ा हो गया और जोर से बोला, जिस भी काम से आए हो, यह गलत रात, गलत लोग और गलत बस है। काले कपड़ों वाला आदमी कुछ नहीं बोला। उसने बस के अंदर झांक कर देखा, फिर उसकी नजर रामस्वरूप जी पर जाकर टिक गई। एक ठंडी खतरनाक नजर। फिर उसने फोन पर धीमी आवाज में कहा, हाँ वही बूढ़ा यहां है और एक पुलिस वाला भी। रवि का दिल बैठ गया। एसयूवी के पीछे से दो और आदमी उतर आए। उनके हाथों में कुछ छिपा हुआ था, लगता था हथियार। पुलिस वाले ने रवि को पीछे हटने का इशारा किया। फिर उसने कमर से अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और सीधा उन लोगों की तरफ तान दी। पीछे हटो, यहां से एक कदम भी आगे बढ़े तो चेतावनी नहीं दूंगा। लेकिन काले कपड़ों वाला आदमी सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हें पता नहीं तुम किससे भिड़ रहे हो। पुलिस वाला तनकर खड़ा हो गया। और तुम्हें नहीं पता आज की रात मैं किससे बचा रहा हूं। बस के अंदर हर कोई जम चुका था। गुंडों की सांसें अटक गई थीं। ड्राइवर की उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं। रामस्वरूप जी की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरा बेटा सच में जिंदा है? और पुलिस वाला, उसकी आंखों में एक आग थी। आज की रात सिर्फ क्रिसमस की रात नहीं थी, यह रात थी सच, साहस और इंसानियत की लड़ाई की। बस और एसयूवी के बीच की दूरी सिर्फ कुछ मीटर थी। एसयूवी के चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैल चुका था। सड़क की हल्की धुंध में केवल हेडलाइट्स की रोशनी ही सब कुछ दिखा रही थी। रामस्वरूप जी अपने सीट पर कांप रहे थे। रवि के हाथ अभी भी मुट्ठियां बनाकर बैठे थे, लेकिन अब डर और उत्सुकता का मिश्रण उनके भीतर उबल रहा था। पुलिस वाले की आंखें लगातार एसयूवी पर टिक रही थीं। उसकी सांस स्थिर थी, पर दिल के अंदर एक धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि यह सिर्फ सामना नहीं बल्कि असली परीक्षा थी। काले कपड़ों वाला आदमी एसयूवी से उतरा। उसकी चाल धीरे पर मजबूत और आत्मविश्वासी थी। उसने हाथ में रखा छोटा डिवाइस दिखाया और धीमी आवाज में कहा, बस रोक दो, यदि कदम आगे बढ़ाए तो सब खत्म। पुलिस वाले ने कदम बढ़ाया। तुम्हें लगता है यह मुझे डराएगा? तुम्हारे डिवाइस या हथियार, कोई फर्क नहीं पड़ता। काले कपड़ों वाले ने हल्की हंसी छोड़ी। साहब, आप नहीं समझ रहे, यह लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, इस बूढ़े आदमी के बेटे के लिए है, और तुम्हारे सामने उसकी असली ताकत भी नहीं है। रामस्वरूप जी की आंखों में आशा और डर दोनों छलक गए। मेरे बेटे, उसने आवाज में कांप जोड़ दिया। एसयूवी का दरवाजा धीरे से खुला। एक और आदमी उतरा, छोटा लेकिन तेज, और हाथ में कुछ झूल रहा था। रवि की नजरें उस पर टिक गईं। क्या वह? रवि सोच ही रहा था कि पुलिस वाले ने तुरंत चेतावनी दी, पीछे हटो, एक कदम भी गलत दिशा में और मैं गोली चला दूंगा। लेकिन याद रखो, बच्चे का जीवन सबसे ऊपर है। काले कपड़ों वाले ने फोन पर फिर से आवाज दी, कर्नल, सब तैयार हैं, लेकिन ये पुलिस वाला और बूढ़ा, उन्हें मत छूना। जाओ, बस रोको और इंतजार करो। बस के अंदर सब कुछ थम गया। अंधेरा, धुंध और रात की ठंडी हवा, सभी की नसों में डर घुस रहा था। पुलिस वाले ने धीरे से रामस्वरूप जी की ओर देखा। चाचा, अगर आप चाहते हैं
तो मैं आपके बेटे तक पहुंच सकता हूं, लेकिन यह रात आसान नहीं होगी। तुम्हें हिम्मत चाहिए और सच का सामना करना होगा। रामस्वरूप जी ने कांपते हाथों से कहा, हाँ बेटा, चाहे कुछ भी हो, मुझे उसे देखना है। एसयूवी का काला आदमी एक कदम और पास आया। तुम सोच रहे हो कि रास्ता खाली है, लेकिन यह रात सबको परख रही है। रवि ने पुलिस वाले से पूछा, साहब, हम उसे कैसे बचाएंगे? इतने लोग, इतने खतरे। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली। याद रखो, सच्चाई और इंसानियत की ताकत सबसे बड़ी हथियार है, और यह बच्चा केवल खोया नहीं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। पुलिस वाले ने एसयूवी की तरफ देखा। उसकी चाल तेज हुई। उसने हाथ से एक इशारा किया। रवि और ड्राइवर पीछे हट गए। एसयूवी का काला आदमी मुड़कर देखा, लेकिन पुलिस वाले के चेहरे की गंभीरता ने उसे चौंका दिया। यह लड़ाई केवल मेरी नहीं है, पुलिस वाले ने खुद से कहा, यह इंसानियत की लड़ाई है। तभी एक तेज आवाज आई, किसने कहा कि मैं अकेला हूं? रवि ने चारों तरफ देखा। सड़क पर हल्की धुंध में कुछ और परछाइयां दिखीं। 2 और लोग, जिन्हें देखकर दिल कांप जाए, लेकिन ये लोग पुलिस वाले के साथ थे। पुलिस वाले ने देखा और मुस्कुराया। इंसानियत की ताकत कभी अकेली नहीं होती। काले कपड़ों वाले ने फोन फिर उठाया। कर्नल, सब ठीक नहीं है। पुलिस वाला, अकेला नहीं, हमने जो सोचा था वो असफल हो रहा है। रवि ने पूछा, कर्नल, ये कौन है? पुलिस वाले ने उसकी तरफ देखा। एक खतरनाक गैंग का दिमाग, लेकिन आज उसकी चालों का अंत होना है, और तुम्हारा चाचा, उसका बेटा, आज सुरक्षित लौटेगा। रामस्वरूप जी की आंखों में आंसू थे। क्या सच में? पुलिस वाले ने सिर हिलाया। सच का सामना करना होगा और इंसानियत की जीत सुनिश्चित करनी होगी। आज की रात ये बस सिर्फ क्रिसमस नहीं है, ये मानवता की जीत की रात है। एसयूवी के काले आदमी ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन पुलिस वाले ने अपनी पिस्तौल उठाई और धमकाया, रुको, एक कदम और, चेतावनी नहीं दूंगा। काले आदमी ने पलटा, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर था। सड़क के दोनों तरफ हल्की रोशनी में अब पुलिस के अन्य लोग भी दिखाई देने लगे। तभी बस के पीछे से रवि ने देखा, छाया में कुछ हल्की हिल रही थी। बुजुर्ग का बेटा, सुरक्षित, लेकिन कांप रहा था। पुलिस वाले ने धीरे से कहा, बेटा, डर मत, हम सब तुम्हें सुरक्षित घर ले जाएंगे। रामस्वरूप जी ने बेटे को देखते ही गिरकर उसे गले लगा लिया। रवि की आंखों में खुशी और सस्पेंस दोनों घुल गए। काले कपड़ों वाले ने फिर से फोन किया, कर्नल, यह असंभव है। उनकी ताकत और इंसानियत की शक्ति हमें मात दे रही है। पुलिस वाले ने जोर से कहा, याद रखो, इंसानियत सबसे बड़ा हथियार है, और आज यह रात केवल क्रिसमस की नहीं, बल्कि मानवता की जीत की रात होगी। बस की खिड़कियों पर बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। सड़क पर धुंध घुली हुई थी। एसयूवी का काला आदमी और उसके साथी अब पूरी तरह हकलाए हुए थे। वे नहीं जानते थे कि सामने खड़ा पुलिस वाला केवल कानून का प्रतीक नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसानियत की मिसाल था। रामस्वरूप जी का बेटा अभी भी हल्का कांपता हुआ पुलिस वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और आशा दोनों चमक रहे थे। रामस्वरूप जी ने बेटे को कसकर पकड़ा। उसका दिल धड़क रहा था और आंखों में आंसू छलक रहे थे। पुलिस वाले ने धीरे से कहा, चाचा, बेटा, अब आप सुरक्षित हैं। आपकी पेंशन, आपका परिवार और सबसे बड़ी बात, आपकी शांति अब सुरक्षित है। रवि ने भी राहत की सांस ली। वह जान गया कि इंसानियत का असली मूल्य केवल कानून में नहीं, बल्कि मनुष्य के दिल में जागने वाली हिम्मत और प्यार में है। एसयूवी के काले कपड़ों वाले आदमियों ने अब हिम्मत हारी हुई दिखाई। फोन उठाया कर्नल से बात करने के लिए। कर्नल, पुलिस वाला और इंसानियत ने हमें मात दे दी। हम आगे नहीं बढ़ सकते। एसयूवी में पीछे खड़े लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अंधेरे में उनकी परछाइयां डरावनी लग रही थीं, लेकिन आज उनकी ताकत नाकाफी थी। पुलिस वाले ने आदेश दिया, बस की ओर लौटो और याद रखो, कोई कदम आगे नहीं। आज तुम्हारी असफलता सिर्फ कानून की वजह से नहीं, बल्कि इंसानियत की ताकत के कारण है। काले आदमी ने सिर झुका लिया। सच्चाई ने उसे हराया था। बस के इंजन ने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया। रवि, रामस्वरूप जी और उसका बेटा पीछे बैठ गए। सभी की सांसें अब स्थिर हो रही थीं। ड्राइवर ने हौले हौले स्टीयरिंग पकड़ी।
पुलिस वाले बस के दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब संतोष और शांति झलक रही थी। उसने रवि की ओर देखा। बेटा, आज की रात तुम्हें याद रखनी होगी। सच्चाई और इंसानियत ही इंसान को सबसे बड़ा हिम्मत देती है। और यह लड़ाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि डर और अन्याय के खिलाफ भी थी। रवि ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि आज उसने केवल एक अपराध को रोका नहीं, बल्कि एक परिवार को भय और अधूरी कहानी से बाहर निकाल दिया। रामस्वरूप जी ने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम जिंदा हो और मैंने आज महसूस किया इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। कुछ लोग अपने कर्तव्य और हिम्मत से सब कुछ सही कर सकते हैं। पुलिस वाले ने हल्की मुस्कान दी। चाचा, यही इंसानियत है। कभी कभी कानून की किताबें पर्याप्त नहीं होती। हमें अपनी हिम्मत, समझदारी और प्यार से कदम उठाने होते हैं। एसयूवी के लोग अब पूरी तरह नाकाम और हार गए थे। वे अंधेरे में छुपकर धीरे धीरे चले गए। कर्नल की योजना फेल हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक परिवार फिर से एक हुआ। सड़क के किनारे से हल्की रोशनी आ रही थी। खुले आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे। रवि ने महसूस किया, आज की रात सिर्फ खतरे और सस्पेंस की नहीं थी। यह थी असली क्रिसमस, जब इंसानियत, प्यार और साहस ने अंधकार पर जीत हासिल की। रामस्वरूप जी ने अपने बेटे के साथ कदम बढ़ाया। आज मेरी आंखों ने देखा कि डर के बावजूद इंसानियत हमें सही रास्ता दिखा सकती है, और मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा। पुलिस वाले ने बस से कदम पीछे हटाया। आप सभी सुरक्षित हैं। याद रखो, सच्चाई और इंसानियत ही सबसे बड़ी शक्ति है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में वह आदमी जिसने आज सबको बचाया, उसकी आंखों में केवल साहस और प्यार की झलक थी। वह एक अदृश्य हीरो था, जिसकी वजह से यह क्रिसमस रात अब इतिहास बन चुकी थी। रात पूरी तरह शांत थी, बस धीरे धीरे शहर की रोशनी में घुस गई। रवि, रामस्वरूप जी और उसका बेटा सब सुरक्षित घर लौटे। लेकिन सबसे बड़ा संदेश था, अंधेरे में भी इंसानियत की रोशनी कहीं ना कहीं मौजूद होती है। ये रोशनी डर, अपराध और अन्याय से भी तेज होती है। और जब हिम्मत, सच्चाई और प्यार एक साथ हों, तो कोई भी अंधेरा उसे हरा नहीं सकता। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें अब शांत थीं। सितारों की रोशनी ने आसमान को सजाया था, और उसकी आंखों में अब केवल एक बात थी, आशा। धीरे धीरे शहर की मुख्य सड़क पर पहुंच रही थी। रवि, रामस्वरूप जी और उसका बेटा अब थोड़े आराम महसूस कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले की आंखों में अभी भी सतर्कता थी, क्योंकि यह रात केवल एक बचाव की रात नहीं थी, यह रहस्य और सस्पेंस की रात थी। रामस्वरूप जी ने बेटे के हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम जिंदा हो, और आज मैंने सीखा कि इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। बेटा अभी भी डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुरा दिया। उसकी मासूम मुस्कान में एक आशा की किरण चमक रही थी। पुलिस वाले ने बस में कदम रखा और खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कहीं पीछे से हल्की